चलिए तो आदिकाल आज पढ़ने की शुरुआत करते हैं हम। हिंदी साहित्य का ऊंचा काल संघर्ष, सृजन और अंतर्विरोध का काल रहा है। आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी 1050 से 1375 विक्रम संवत। विकेंद्रीकरण और अशांति का युग रहा है। ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन का युग, ये किसका युग था? तो सम्राट हर्षवर्धन का युग था। केंद्रीय सत्ता का पतन, जो केंद्रीय सत्ता था उसका कहीं न कहीं पतन हो रहा था उस समय। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतवर्ष में केंद्रीयता की भावना जो है वो लुप्त हो गई। आंतरिक कलह, देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त राजाओं का क्षुद्र कारणों से निरंतर आपसी युद्ध जो होता रहा। अंदर-अंदर आपस में छोटे-छोटे देश राज्य में विभाजित हो गए और वो आपस में लड़ते रहे। बाह्य आक्रमण, विदेशी आक्रांताओं के निरंतर हमले, जिससे देश में भारी हलचल और अशांति का वातावरण बन गया था। नामकरण की फिर समस्या उत्पन्न हुई। एक ऐतिहासिक पहेली है। अप्राप्त ग्रंथ, जो ग्रंथ थे वो प्राप्त नहीं थे। युग के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। संदिग्ध प्रमाणिकता, जो प्रमाणिकता है उसमें भी कहीं न कहीं संदिग्धता है, डाउट है। उपलब्ध रचनाओं की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता पर गहरा संदेह है। परस्पर विरोधी तत्व, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में भी एक साथ घोर वैराग्य और घोर श्रृंगार वीरता का सह अस्तित्व देखने को मिलता था। परस्पर विरोधी तत्व एक दूसरे के विरोध किया करते थे, धार्मिक मामले में, सांस्कृतिक, साहित्यिक, हर सभी क्षेत्र में। शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वतःव्याघातों का युग कभी आया होगा, ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। स्वतःव्याघातों का मतलब क्या होता है? सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब जो बात हम कहते हैं, ठीक है, हमारे खुद के बात में ही विरोधाभास दिखाई देना हमारी बातों में। विद्वानों के विविध मत, विद्वानों के अलग अलग मत। वीरता प्रधान, वीरता प्रधान जो काल था, वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा है? वीर गाथा काल का है। 12 ग्रंथों के आधार पर। किसके आधार पर? तो 12 ग्रंथों के आधार पर। वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी ने। चारण व रचनाकार प्रधान, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल भी कहा है, आदिकाल को। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। परीक्षाओं में पूछ देता है चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज गियर्सन तो लगभग पता होता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कभी कभी याद नहीं रहता, तो अब ध्यान से देख लीजिएगा इसको। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। आरंभ काल और संक्रमण काल किसने कहा है? आरंभ काल व संक्रमण काल प्रधान। चलिए, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को ही बीजोपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आरंभिक काल भी हम इसे कह सकते हैं। अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। इसको अभ्रंश काल को याद रखना भी एकदम आसान है। देख लीजिए, अभ्रंश में भी भ्र में भी र है और धीरेन्द्र में द में र है, चंद्रधन में भी द में र है, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। आधार काल, मोहन अवस्थी सुमन राजे ने इसको कहा है। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने इसको क्या कहा है? आधार काल का। सर्वमान्य रूप से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया आदिकाल ही सबसे अधिक स्वीकृत है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया आदिकाल जो नाम है, यही सबसे ज्यादा स्वीकृत है, मतलब सर्वमान्य है, जिसको सभी ने मान्यता दी है या सभी ने माना है। युगीन परिस्थितियां, साहित्य की पृष्ठभूमि, राजनीतिक आक्रमण और अंतरकलह। आक्रमण हुआ करते थे, आपसी कलह, युद्ध हुआ करते थे। साहित्यिक, राज दरबारी, चारण संस्कृति थी उस समय। आदिकालीन साहित्य की भट्टी, सामाजिक युद्ध का महिमा मंडल और जौहर था वहां पे। धार्मिक संप्रदायों का विकृतीकरण था। सांस्कृतिक, हिंदू मुस्लिम का समन्वय था। आम जनजीवन युद्धों से त्रस्त था। आम जनजीवन जो उस समय का क्या है, उस युग का, वो युद्ध से त्रस्त था, परेशान था और धार्मिक असमंजस में था। धर्म और संप्रदाय की भी लड़ाई उस समय जोर शोर पे थी। इन्हीं उथल पुथल भरी परिस्थितियों ने आदिकालीन साहित्य का को जन्म दिया। राजनीतिक परिदृश्य, दोहरा संकट, आंतरिक कलह और बाहर कलह। बाह्य आक्रमण देखते हैं। आंतरिक कलह किस वजह से होते थे? तो राजपूत राजवंश, गहरवाड़, चौहान, चंदेल, परिहार का उदय, बिना विशेष कारण के, कुछ खास कारण नहीं हुआ करते थे। आंतरिक कलह के केवल शौर्य प्रदर्शन और सुंदरी प्राप्ति के निरंतर पारस्परिक युद्ध हुआ करते थे। मतलब सभी अपनी वीरता का प्रदर्शन दिखाते थे और सुंदरी
को प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़ा करते थे, राजकुमारियों को प्राप्त करने के लिए। पृथ्वी राज और जयचंद की कला इसका ही प्रतीक है। बाह्य आक्रमण किस प्रकार के होते थे? पश्चिमी महमूद गजनवी और मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी के निरंतर हमले हुआ करते थे। धन संपत्ति लूटना और साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। तो इनका टारगेट क्या था कि धन संपत्ति जो है वो लूट लेना है और अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। मतलब हमारा जो क्षेत्र विशेष है उसको हमें बड़ा कर लेना है, हड़प लेना है दूसरे का, हमला करके दूसरों पर। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भट्टी, युद्ध और आत्म बलिदान, वीरता और वीर गति प्राप्त करना जनजीवन का अंग था उस समय। स्त्रियों में सती और जौहर प्रथा की व्यापक चलन थी आदिकाल में। काव्य प्रमाण, काव्य का प्रमाण एक मिलता है कि हूँ बलिहारी रानियां बूढ़ सिखावण भाव, नालो बाडर री छुरी झपटइयो जानो साओ। माताएं जन्म से ही पुत्र को तलवार चलाना सिखाती थी उस समय में। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय था। उत्सव, वेशभूषा, संगीत और कला पर मुस्लिम प्रभाव, सारंगी, तबला, अलगोजा का प्रवेश था। भव्य मंदिरों का निर्माण, भुवनेश्वर, खजुराहो, सोमनाथ उस समय भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ करते थे। सोमनाथ के बारे में भी आपने सुना था, उसमें उस पर भी आक्रमण किया गया था। अल-बरूनी का कथन सॉरी अल-बरूनी क्या कहते थे? मुसलमान जब उनके मंदिर देखते तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। वे ना तो वर्णन कर सकते थे और ना ही वैसा निर्माण कर सकते थे। धार्मिक उथल-पुथल मची हुई थी आदिकालीन युग में। वैदिक और बौद्ध धर्म, हर्षवर्धन युग का समन्वय समाप्त हो चुका था और वैदिक और बौद्ध धर्म जो है वो जो है कहीं न कहीं अपना स्थापत्य कायम कर रहा था। बौद्ध धर्म का विभाजन होता है यहाँ पे। देखिए, हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान, इन 4 यानों में। वाम मार्गी सिद्ध, हीनयान, महायान, वज्रयान और सहजयान 4 यानों में इनका विभाजन होता है। अब इसके अंडर में आते हैं वाम मार्गी सिद्ध और नाथ संप्रदाय। वाम मार्गी सिद्ध के अंतर्गत क्या होता था? वो लोग जादू टोना तंत्र मंत्र को मानते थे। पंचमकार, मांस, मैथुन, मत्स्य, मद, मुद्रा की साधना करना और स्त्री शूद्र के लिए द्वार खुले यहाँ पे वाम मार्गी सिद्धों में। नाथ संप्रदाय में क्या होता था? इसके विपरीत हठ योग, वो नियम को मानते थे और संयम का कठिन मार्ग को अपनाते थे। जैन, शैव और वैष्णव सभी पर इस तंत्रवाद का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे आदिकालीन धार्मिक साहित्य को गढ़ा गया। साहित्यिक केंद्र का स्थानांतरण, जो साहित्यिक केंद्र है उसका भी कहीं न कहीं स्थानांतरण हो गया। हर्षवर्धन के बाद सभ्यता और वैभव का केंद्र भारत का पश्चिमी भाग दिल्ली, अजमेर, कन्नौज बन गया। साहित्यिक सर्जक चारण कवि पश्चिम भारत में ही निवास किया करते थे। कवियों के मुख्य कार्य आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना, धन प्राप्ति, सैनिकों में युद्धोन्माद जगाना। उनका काम क्या होता था कवियों का? तो कवि जिनके आश्रय में रहते थे, जिस भी राजा महाराजा की उनकी प्रशंसा करते थे और उनका काम था धन को प्राप्त करना और सैनिकों को कहीं न कहीं प्रोत्साहित करना। चलिए, ये दिखाया गया है दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, ये सब जो है पश्चिमी राज्य बन गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है इस बारे में? जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था। जब से हमारा हिंदी साहित्य शुरू होता है उस समय लड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, सब बातें पीछे पड़ गई थी। साहित्यिक प्रवृत्ति, वीर रस और सजीव युद्ध का वर्णन किया गया है। उस समय साहित्यिक प्रवृत्तियां जो भी की गई हैं, रचनाएं की गई हैं, उसमें वीर रस का और सजीव युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। तलवार और कलम के धनी, चारण कवि जो होते थे केवल दरबार में नहीं बैठते, आश्रयदाताओं के साथ रण क्षेत्र में युद्ध भी लड़ा करते थे। ऐसा नहीं कि बस वो दरबार में बैठे रहे और राजा के बारे में अच्छा अच्छा लिख के उनको प्रसन्न किया करें, बल्कि वो युद्ध में लड़ाई में भी शामिल हुआ करते थे। आंखों देखा हाल, युद्ध का वर्णन कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तविक अनुभूति और योद्धाओं की मनोदशा का स्पंदन किया गया यहाँ पे। वीरता का चरम आदर्श था उस समय, युद्ध लड़ना ही एकमात्र धर्म था। एकमात्र धर्म कौन सा था उस समय का? युद्ध लड़ना। उदाहरण पृथ्वीराज रासो देख लीजिए आप, परमार रासो देख लीजिए। जगनीक कवि ने क्या कहा है यहाँ पे? 12 वर्ष ले कुकीर जिए और 13 लो जिए सियारे। कई बार पूछ देता है कि किसने लिखा है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। बरिस 18 छत्रे जिए आगे जीवन को धिक्कार। अगर ये वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साहित्यिक प्रवृत्ति, प्रशस्ति और श्रृंगार, आश्रयदाताओं की अतिशयोक्ति
पूर्ण प्रशंसा। चरित्र नायकों को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन से श्रेष्ठ बताया गया। उद्देश्य राजा को प्रसन्न कर पुरस्कार पाना था। उस समय अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई आश्रयदाताओं की, मतलब जो भी कवियों को आश्रय देते थे उनका वो लोग क्या करते थे, बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करते थे। जैसे चरित्र में राम का चरित्र ले लीजिए, कृष्ण भगवान का, युधिष्ठिर और अर्जुन का, इनको श्रेष्ठ बताया गया है, बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा की गई है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि राजा को खुश करके और उनसे इनाम लेना है, पुरस्कार प्राप्त करना है। श्रृंगार रस और सुंदरी प्राप्ति। अधिकांश युद्ध सुंदर राजकुमारियों के अपहरण और विवाह को लेकर लड़े गए हैं। राजकुमारियां सुंदर होती थी, युद्ध तो इसलिए होता था कि उनका अपहरण कर लिया जाए या फिर उनसे विवाह कर लिया जाए। जी की बिटिया सुंदर देखी, तीर पर जाए धरे हथियार। राजकुमारियों ने नक्सिक सौंदर्य और वह संदिग्ध शोक्तिपूर्ण चित्रण यहाँ पे किया गया। नक्सिक का, उनके चेहरे का, बनावट का, आंखों का, नाकों का, सबका जो है बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया गया है बढ़ा चढ़ाकर, और उनकी वह संधि का भी वर्णन साथ में देखने को मिलता है इस काल में। पृथ्वीराज रासों में देखिए श्रृंगार वर्णन कितना अच्छा हुआ है। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नी, बाल वैस ससिता समित अमित रस पन्नी। रासो काव्य की विडंबना प्रामाणिकता का अभाव। उसकी विडंबना क्या है कि उसकी प्रामाणिकता का जो है कहीं ना कहीं अभाव मिलता है या दिखाई देता है, हम कह सकते हैं। काव्यगत चमत्कार। नायक ऐतिहासिक है लेकिन कथाओं में कल्पना और अतिशयोक्ति का आधिक्य है। यहाँ पे क्या है, नायक तो ऐतिहासिक है लेकिन जो कथाएं हैं इसमें कहीं ना कहीं कल्पना, इमेजिनेशन की अतिशयोक्ति है, और अतिशयोक्ति है इसमें, बढ़ा चढ़ाकर इमेजिन किया गया है, यहाँ पे कल्पना की गई है, बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है चीज़ों को। साधारण घटनाओं को भी चमत्कारी और अलौकिक बना दिया गया है, मतलब साधारण से दिखने वाली घटनाओं को भी चमत्कारी बना दिया गया है और अलौकिक बना दिया गया है। ऐतिहासिक सुनेतर घटनाओं, तिथियों और नामावलियों का तत्कालीन इतिहास से कोई मेल खाता नहीं है। अधिकांश रासो ग्रंथ जैसे पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अत्यंत संदिग्ध है। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनकी प्रामाणिकता पर आज भी संदिग्धता बनी हुई है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं रासो काव्य को? यह पूरा का पूरा किसको? पृथ्वीराज रासो के बारे में कहते हैं। यह पूरा का पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या ही कहा जा सकता है? ये कहा है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। संकुचित दृष्टि। उस समय क्या थी? जो दृष्टि थी लोगों की वो संकुचित थी। राष्ट्रीय एकता का अभाव था। गांव ही राष्ट्र है, सामंत हैं, राजा 10-20 गांव के अपने छोटे से राज्य को ही राष्ट्र मानते थे। कोई 10-20 गांव है जिसमें उन्होंने कब्जा कर लिया या जो उन राजा के अंडर में है उसको ही वो अपना पूरा राष्ट्र समझते थे। पड़ोसी ही शत्रु, मतलब पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंच मात्र भी विचलित नहीं होता। अगर कोई पड़ोसी राज्य है और उस पर कोई विदेशी आके आक्रमण करता है तो इन राजाओं को जरा भी फर्क पड़ता नहीं था। कवियों की सीमा। दरबारी कवियों ने भी संपूर्ण राष्ट्र का नहीं, केवल अपने आश्रयदाताओं के अहंकार का ही प्रतिनिधित्व किया। और जो दरबारी कवि थे वो पूरे राष्ट्र का जो है अ, उसके बारे में वो भी नहीं कुछ खास सोचते थे। वो बस जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में, जिस राजा के अंडर अंडर रहते थे, बस उनका ही वो प्रतिनिधित्व किया करते थे। परिणाम क्या हुआ? इस संकुचित राष्ट्रीयता और स्वदेश अभिमान के अभाव के कारण वीर होते हुए संपूर्ण देसी साम्राज्य धीरे धीरे विदेशी आक्रांता जैसे गौरी गजनवी द्वारा पराजित हो गया। देश धीरे धीरे क्या हो गया? जो विदेशी आतंकवादी थे, आक्रांतकारी थे, उनके अंडर में कहीं ना कहीं ये देश जो है परेशान होने लगा और जो है युद्ध होते रहे। ठीक है। देश पराजित भी होने लगा। तो सबसे जरूरी जो है हमें राष्ट्रीय एकता के अभाव को खत्म करना है। काव्य शिल्प विविध छंद और अलंकार। काव्य शिल्प के बारे में दिया गया है, यहाँ अलग अलग छंद और अलंकार के बारे में बताया गया है कि आदिकाल में कौन कौन से छंद की जो है यूज की गई है, किसका प्रयोग किया गया है। तो छंदों की विविधता थी उस समय। प्रमुख छंद कौन कौन से थे? दोहा, गाथा, पद्धरी, तोमर, तोटक, रोला, उलाल्ला, साटक, कुंडलिया।
पृथ्वीराज रासों में 10,000 से अधिक छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है रासों के बारे में? रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न होता है। श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करने की बात किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किस छंद के बदलते ही? तो रासो छंद के बदलते ही। अलंकार का चमत्कार अतिशयोक्ति का सर्वाधिक प्रयोग है, मतलब बढ़ा चढ़ा के ज्यादा बातों को कहा गया है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षा का अद्भुत विधान है, साथ ही अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। भाषाई मैट्रिक्स देख लेते हैं। डिंगल बनाम पिंगल, अभ्रंश, सिद्धोनाथों की संध्या भाषा, जिसे पुरानी हिंदी का ढांचा जो है पनपा। विशेषता क्या है इसकी वो देख लेते हैं। निर्माण, डिंगल का निर्माण जो है वो अभ्रंश और राजस्थानी बोलियों से मिलकर हुआ, जबकि पिंगल का निर्माण अभ्रंश, ब्रज और मध्य देश की भाषा से हुआ है। स्वर कैसे हैं डिंगल के? कठोर वीर रस के अनुकूल संयुक्त अक्षरों की अधिकता है इसमें। पिंगल में कोमल मधुर श्रृंगार रस के अनुकूल। उपयोग, युद्ध का सजीव वर्णन करने में डिंगल का उपयोग हुआ है। राजपूतों के शौर्य को बताने में इस भाषा का उपयोग हुआ है। और पिंगल से सुंदरी वर्णन, जबकि ये कोमल है जैसा कि हमने पढ़ा, मधुर है तो इसमें सुंदरी का वर्णन हुआ है। राज दरबारी कवियों का गायन हुआ है। प्रभाव, कृत्रिमता का पुट, मतलब कहीं कहीं बनावटी मिश्रण यहाँ पे दिखाई देता है डिंगल में। और पिंगल में क्या है? अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का समावेश है। निष्कर्ष देखते हैं हम। चारण कवियों ने काव्य की मांग के अनुसार डिंगल तलवार की भाषा, डिंगल को क्या कहा गया है? तलवार की भाषा। पिंगल प्रेम की भाषा, इसको हम याद रख सकते हैं। पिंगल प से है, प्रेम में भी प है कहीं ना कहीं, तो पिंगल प्रेम की भाषा है, डिंगल तलवार की भाषा। दोनों का अत्यंत कुशलता के साथ साथ प्रयोग किया गया है। तो ये था एक वन शॉट वीडियो जिसमें आदिकाल को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सके। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा काल वीर शौर्यता का काल था। श्रृंगार रस की भी इसमें प्रयोग हुए हैं, सुंदरियों के वर्णन भी हुए हैं। और ये युद्ध कहीं ना कहीं आंतरिक हुआ करते थे, ठीक है, आंतरिक युद्ध हुआ करते थे शौर्य बताने के लिए, सुंदर राजकुमारियों को अपहरण करने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए हुआ करते थे। और बाहरी लोग तो चाहते थे कि आके आक्रमण करके यहाँ पे वो अपनी सत्ता चलाएं, वो इसलिए आक्रमण किया करते थे। चलिए, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपके लिए ज़रा भी उपयोगी हो। और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।